नाव दुर्घटना पार्ट 4। रमेश की एक मामूली सी कमजोरी का आभास पाते ही आनंदा बाबू रमेश पर तरह तरह के हुकूमत चलाने लगे। उस समय यदि रमेश को इटावे की सलाह न दे, गारो या चिरापुंजी की सलाह देते तो उस पर भी वह उसी समय राजी हो जाता। उसने कहा, जैसी आज्ञा, मैं वहीं प्रैक्टिस करूँगा। यह कहकर रमेश निमंत्रण बदलने का कार्यभार ले चला गया। कुछ देर बाद अक्षय के आने पर आनंदा बाबू ने उसे बताया, रमेश ने अपना विवाह 1 सप्ताह के लिए टाल दिया है। सुनकर अक्षय चौंका। नहीं नहीं, आप क्या कहते हैं? यह भी कभी हो सकता है? परसों ही तो विवाह है। आनंदा बाबू ने गहरी सांस लेकर कहा, समय टालना तो नहीं चाहता था। ऐसा तो मामूली लोगों में भी नहीं होता, किंतु आजकल तुम लोगों के मामले में सभी संभव है। अक्षय अपने चेहरे को गंभीर बनाकर आडंबर के साथ चिंता करने लगा। कुछ देर बाद बोला, आप लोग एक बार जिसे सज्जन समझ लेते हैं, उसकी ओर से दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। जिसके हाथों में सदा के लिए लड़की सौंपनी है, उसके बारे में अच्छी तरह से छानबीन भी करनी चाहिए कि नहीं। हो सकता है कि कोई स्वर्ग का देवता ही हो, फिर भी समाधान रहने वाले के साथ कभी धोखा नहीं होता। आनंदा बाबू ने कहा, रमेश जैसे लड़के पर भी यदि संदेह करना पड़े, तब तो संसार में किसी के साथ कोई संबंध रखना ही कठिन जान पड़ता है। अक्षय ने पूछा, अच्छा, रमेश बाबू ने कोई कारण बताया कि वे क्यों विवाह का दिन आगे बढ़ा रहे हैं? आनंदा बाबू ने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं, उसने कारण तो कुछ नहीं बताया। पूछने पर कहा कि बहुत आवश्यक काम है। अक्षय मुंह फेर कर जरा हंस दिया। इसके बाद बोला, जान पड़ता है कि आपकी लड़की से रमेश ने कोई कारण बताया हो। आनंदा बाबू ने कहा, हो सकता है। अक्षय ने कहा, उसे जरा बुलाकर पूछिए तो। यह बात आनंदा बाबू को जच गई और उन्होंने ऊंची आवाज़ में हेमनलिनी को पुकारा। हेमनलिनी कक्ष में इस तरह उनके सामने आ खड़ी हुई कि अक्षय उसका चेहरा न देख सके। आनंदा बाबू ने पूछा, विवाह का दिन एकाएक टाल देने के बारे में रमेश ने उसका कोई कारण बताया है क्या? हेमनलिनी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। आनंदा बाबू ने कहा, आश्चर्य की बात है, जैसा रमेश वैसे ही तुम। उसने आकर कह दिया कि मुझे विवाह की फुर्सत नहीं है। तुमने भी कह दिया, अच्छी बात है, फिर किसी दिन हो जाएगा। बस, फिर कोई बात नहीं हुई। अक्षय ने हेमनलिनी का पक्ष लेते हुए कहा, जब एक आदमी साफ साफ कारण छिपा रहा है, तब उससे कुछ पूछना भी तो अच्छा नहीं जान पड़ता। यदि कहने लायक बात होती तो रमेश बाबू आप ही कह देते। हेमनलिनी का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, इस बारे में मैं लोगों की कोई बात सुनना नहीं चाहती। जो हो गया उससे मेरे मन में कोई दुख नहीं है, कहकर हेमनलिनी तेजी के साथ वहाँ से चली गई। अक्षय ने होठों पर हंसी बिखेरकर कहा, संसार में मित्रता के काम में ही सबसे अधिक लांछन है, किंतु मैं अपने मित्र धर्म से हटने वाला नहीं हूँ। आप लोग चाहे मुझसे घृणा करे या गाली दे, इस समय रमेश पर संदेह करना ही मैं मित्र का कर्तव्य समझता हूँ। आप लोगों के लिए जहाँ कहीं बुरी संभावना होती है, वहाँ मैं बिना शंका किए नहीं रहता। मुझ में यही एक बहुत बड़ी कमी है। जो हो योगेंद्र तो कल आएंगे ही, वह भी यदि सब देख सुनकर अपनी बहन के संबंध में निश्चित हो जाएंगे तो फिर मैं भी कुछ न कहूँगा। आनंदा बाबू अच्छी तरह समझते हैं कि रमेश से प्रश्न करने का समय है, किंतु जो बात अनजान है उसे जबरदस्ती मत कर उसमें अचानक कोई बिखेड़ा खड़ा करने में भय से उन्होंने कुछ न कहा। अक्षय पर भी उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अक्षय, तुम बड़े वहमी स्वभाव के हो, बिना प्रमाण के क्यों तुम नाहक। अक्षय अपने को काबू करना जानता है, किंतु लगातार चोट से आज उसका भी धीरज जवाब दे गया। उसने भी उत्तेजित होकर कहा, देखिए आनंदा बाबू, मुझ में बहुत तेरे दोस्त है। मैं साधुओं से कुढ़ता हूँ, उन पर संदेह करता हूँ। भले आदमियों की लड़कियों को फिलोसॉफी पढ़ाने लायक विद्या मुझ में नहीं है, और उसी के साथ काव्य की आलोचना करने की क्षमता भी मैं नहीं रखता। साधारण लोगों में ही मेरी गिनती है, किंतु सदा से मैं आपके प्रति अनुरक्त हूँ।
आप लोगों का मित्र हूँ। रमेश बाबू के साथ किसी विषय में मेरी तुलना हो नहीं सकती, किंतु जरा सा अहंकार भी मुझ में है। आप लोगों के आगे मैंने कभी कुछ छिपाया नहीं। आप लोगों के आगे अपनी दीनता प्रकट कर मैं भिक्षा चाहता हूँ, किंतु मेरा स्वभाव सेंध लगाकर चोरी करना नहीं है। इस बात का क्या अर्थ है, यह कल ही आप लोगों को मालूम हो जाएगा। पत्र लिखते लिखते रात हो गई। रमेश सोने गया, किंतु नींद नहीं आई। उनके मन में स्याह सफ़ेद रंग की चिंता की धाराएं बह रही थी। दोनों के एक साथ होने वाले शोर ने उसके विश्राम को लीन लिया था। कई बार करवट लेकर वह उठ बैठा। खिड़की के पास खड़े होकर देखा कि उसकी गली के किनारे एक और मकानों की छाया और दूसरी ओर शुभ्र चांदनी की रेखा है। रमेश चुपचाप खड़ा रहा। जो नित्य है, शांत है, विश्वव्यापी है, जिसमें द्वंद्व नहीं, दुविधा नहीं, उसी में रमेश के हृदय की प्रकृति पिघलकर मिल गई। वह शब्द विहीन, सीमा विहीन महालोक के नेपथ्य से सदा से जन्म मृत्यु, कर्म और विकर्म, आरंभ और अंत, किसी को न सुनाई देने वाले संगीत के लय ताल में विश्व की रंगभूमि के भीतर प्रवेश कर रहा है। रमेश ने उस प्रकाश और अंधकार में अतीत देश से नर नारियों के प्रेम को इन तारों की रोशनी में आविर्भूत होते देखा है। रमेश धीरे धीरे छत पर चला गया। उसने आनंदा बाबू के मकान की ओर देखा। वहाँ सन्नाटा था। उसने देखा मकान की दीवार पर कार्निस के नीचे खिड़की और दरवाज़ों की दरार में चूने और रंग में चांदनी और छाया की विचित्र आकार की रेखा फैली हुई है। यह कैसा विस्मय है! एक जनपूर्ण नगर के भीतर उस मामूली मकान में किसी मान्य के भेष में यह कैसा विस्मय! इस राजधानी में कितने छात्र, कितने वकील, कितने प्रवासी और निवासी है। इनके बीच रमेश जैसे एक साधारण आदमी ने न जाने कहां से एक दिन आशीवन की पीली धूप में उस खिड़की के पास एक बालिका के सामने चुपचाप खड़े हो जीवन और जगत को अपरिसीम आनंदमय रहस्य के बीच तैरते हुए देखा। यह कैसा विस्मय है! बहुत रात तक रमेश छत पर टहलता रहा। धीरे धीरे कब किस समय चांद छुप गया, पृथ्वी पर रात की कालिमा गहरी हो गई, उसे पता ही नहीं चला। रमेश का थका हुआ शरीर सर्दी से कांप उठा। एकाएक एक आशंका रह रहकर उसके हृदय को मंथने लगा। उसे याद आया कि जीवन के रण क्षेत्र में कल फिर उसे संग्राम करने को बाहर निकलना पड़ेगा। उस आकाश में यद्यपि चिंता की रेखा नहीं, चांदनी में चेष्टा की चंचलता नहीं, रात और दिन निस्बंध और शांत है, तथापि मनुष्य के युद्ध का अंत नहीं। सुख और दुख में, बाधा और विघ्न में सारा जन समाज तरंगित हो रहा है। एक और अनंत की यह नित्य शांति और दूसरी ओर संसार का यह नित्य संग्राम, दोनों एक ही समय एक साथ कैसे रह सकते हैं? रमेश के हृदय में दुविधा होते हुए भी प्रश्न उठा। कुछ देर पहले रमेश को विश्वलोक के अंतपुर में प्रेम की एक शाश्वत, संपूर्ण, शांत मूर्ति दिखाई दे रही थी। वही प्रेम क्षण भर बाद संसार के संघर्ष और जीवन की जटिलता में कदम कदम पर क्षुब्ध और क्षुण्ण दिखाई देने लगा। योगेंद्र दूसरे दिन सवेरे की गाड़ी से घर आ गया। आज शनिवार है, कल रविवार को हेमलिनी का विवाह होना है, किंतु घर पहुंचने पर उसे उत्सव का कोई भी चिन्ह दिखाई न दिया। योगेंद्र सोचता आ रहा था कि अब तक उसके मकान के बरामदे में देवदारू के पत्तों की मालाएं लटका दी गई होगी, किंतु उसने आकर देखा कि श्रीहीन और मालिन बगल के मकानों में और उसके मकान में कोई अंतर नहीं है। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि घर में मंगल कार्य होने वाला है। मकान में प्रवेश कर देखा कि चाय की टेबल पर आनंदा बाबू अधूरे चाय के प्याले को सामने रख अखबार पढ़ रहे हैं। योगेंद्र ने घर में घुसते ही पूछा, हेम कैसी है? आनंदा बाबू ने कहा, अच्छी है। योगेंद्र ने उत्सुकता से पूछा, विवाह का क्या समाचार है? आनंदा बाबू ने बताया, आगामी रविवार को होगा। क्यों? योगेंद्र चौंक पड़ा। क्यों का उत्तर अपने मित्र से पूछ लो।
रमेश ने हम लोगों से केवल इतना ही कहा है कि उसे कोई आवश्यक कार्य है, इसलिए इस रविवार के बजाय विवाह आगामी रविवार को हो जाना चाहिए। योगेंद्र ने अपने असमर्थ पिता के ऊपर मन ही मन रुष्ट होकर कहा, पिताजी, मेरे न रहने से तुम लोग बड़ी से बड़ी गलती कर बैठते हो। रमेश को ज़रूरत ही किस बात की है? वह स्वाधीन है, उसके अपने संबंधी कोई भी नहीं है। यदि उनको रुपए पैसे के संबंध में कोई गड़बड़ी होती तो उसे खोलकर कहने में कोई बाधा नहीं थी। रमेश को तुमने सहज ही छोड़ कैसे दिया? आनंदा बाबू ने कहा, वह कहीं भागा तो नहीं है? तुम ही पूछ लेना। यह सुनकर योगेंद्र उसी समय बाहर निकल गया। आनंदा बाबू ने कहा, उफ, योगेंद्र इतनी जल्दी काहे की पड़ी है? अभी सफ़र से आए हो? थोड़ा। यह आवाज़ योगेंद्र के कान तक नहीं पहुंची। वह रमेश के मकान में जाकर तेजी के साथ उसके कमरे में पहुंचा। रमेश, रमेश! किंतु रमेश का कोई पता नहीं था। उसने पूरा घर छान मारा, कमरे में भी नहीं, छत पर भी नहीं। अंत में नौकर से पूछा, बाबू कहाँ हैं? बैरा ने कहा, बाबू तो सवेरे ही बाहर निकल गए थे, अभी तक लौटे नहीं हैं। योगेंद्र कब आएंगे? कुछ बताकर गए हैं? अपने कुछ कपड़े वगैरह साथ लेकर बाहर गए हैं। कह गए हैं कि लौटने में 4-5 दिन लगेंगे। यह नहीं मालूम कि वे कहाँ गए हैं। योगेंद्र गंभीर होकर घर लौट आया। आनंदा बाबू ने पूछा, क्या हुआ? योगेंद्र ने चिढ़कर कहा, होगा क्या? जिसने आज के बाद कल लड़की का विवाह करना है, उसे कौन सी ज़रूरत पड़ी है? वह कब कहाँ रहता है इसका तुम्हें कोई पता नहीं, फिर भी तुम्हारे मकान के बगल में वह रहता है। आनंदा बाबू ने कहा, क्यों? कल रात को भी तो रमेश अपने मकान में ही था। योगेंद्र ने उत्तेजित होकर कहा, तुम लोग नहीं जानते कि वह कहाँ जाएगा, उसका नौकर नहीं जानता कि वह कहाँ गया है। यह कैसा मामला चल रहा है? मुझे तो ये सब अनुचित जान पड़ता है। आनंदा बाबू ने गंभीर होकर कहा, ठीक तो है, यह सब क्यों हो रहा है? कर्तव्यहीन रमेश अनायास कल रात को आनंदा बाबू से विदा होकर जा सकता था, किंतु यह बात उसके मन में आई भी नहीं। उसने आवश्यक कार्य है कहकर मानो सारी स्थिति साफ कर दी। रमेश का यही ख्याल था। योगेंद्र ने पूछा, हेमलिनी कहाँ है? आनंदा बाबू ने कहा, आज वह जल्दी ही चाय पीकर ऊपर चली गई है। योगेंद्र ने कहा, रमेश के इन सब अद्भुत आचरणों से शायद बहुत लज्जित है, इसलिए शायद मेरे सामने नहीं पड़ना चाहती। संकुचित और व्यवस्थित हेमलिनी को धीरज देने के लिए योगेंद्र ऊपर गया। हेमलिनी अपने कमरे में चौकी पर चुपचाप बैठी थी। योगेंद्र के कदमों की आहट सुनते ही उसने पढ़ने के बहाने एक पुस्तक उठा ली। योगेंद्र के आते ही हंसकर उसने कहा, अरे दादा, कब आए? तुम तो स्वस्थ दिखाई नहीं देते। योगेंद्र ने चौकी पर बैठते हुए कहा, स्वस्थ दिखाई देने की बात भी तो नहीं है, मैंने सब बातें सुनी हैं, किंतु इस बारे में तुम कोई चिंता न करना। मेरे न रहने से ही यह सब बखेड़ा हुआ है, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। अच्छा हेम, रमेश ने तुमसे भी कोई कारण नहीं बताया? हेमलिनी रमेश के बारे में यह संदेहपूर्ण आलोचना सुनने के पक्ष में नहीं थी, किंतु योगेंद्र से यह बात भी नहीं करना चाहती कि रमेश ने विवाह टालने के संबंध में उससे कोई बात नहीं कही और झूठ भी नहीं बोलना चाहती थी। अतः बोली, वे मुझे कारण बताने को तैयार थे, किंतु मैंने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं देखी। योगेंद्र ने मन में कहा कि यह बड़े ही अभिमान की बात है और यह अभिमान बिल्कुल स्वाभाविक है। उसने कहा, अच्छा तुम कुछ चिंता न करना, मैं आज ही सब कारण पता लगा लूँगा। हेमलिनी ने किताब के पन्नों को उलटते हुए कहा, दादा मुझे कोई चिंता नहीं, कारण जानने के लिए तुम उन पर कोई दबाव न देना, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती। उसने कहा, अच्छा। यह कहकर वो जाने को उद्धत हुआ। हेमलिनी ने उसी समय चौकी से उठकर कहा, नहीं दादा, इस सब के लिए तुम उनसे आलोचना करने न जाने पाओगे। तुम लोग उनके बारे में मन में जो चाहो समझो, मैं उन पर जरा भी संदेह नहीं करती। तब योगेंद्र स्नेह मिश्रित करुणा के साथ मन ही मन हंसा।
सोचने लगा कि इन लोगों में संसार की कुछ समझ नहीं है। एक और पढ़ी लिखी भी काफ़ी है, संसार के समाचार भी बहुत जानती है, किंतु यह जानकारी नहीं हुई कि किस स्थान पर संदेह करना चाहिए। निसंक भरोसे के साथ रमेश के शब्द व्यवहार की तुलना कर योगेंद्र मन ही मन रमेश पर और भी चिढ़ गया। कारण जानने की इच्छा उसके मन में और भी दृढ़ हो गई। योगेंद्र के दूसरी बार उठने की चेष्टा करने पर हेमलिनी ने पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कहा, दादा, तुम प्रतिज्ञा करो कि उनके आगे यह सब बातें बिल्कुल न कहोगे। योगेंद्र ने कहा, देखा जाएगा। हेमलिनी ने हठपूर्वक कहा, नहीं दादा, देखा जाएगा नहीं, मुझे वचन दो। मैं निश्चय हो कहती हूँ कि यह तुम लोगों के लिए कोई चिंता का कारण नहीं है। एक बार मेरी यह बात भी मानो। हेमलिनी की ऐसी दृढ़ता देख योगेंद्र ने सोचा कि तब निश्चय ही रमेश ने हेम से सब बातें कह दी है, किंतु हेम को जैसे तैसे समझ लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। उसने कहा, देखो हेम, अविश्वास की कोई बात नहीं है। कन्या पक्ष के अभिभावकों का जो कर्तव्य है वह तो करना ही पड़ेगा। यदि तुम्हारे साथ उसका कोई समझौता हो गया है, उसे तुम लोग ही समझो, किंतु इतना ही यथेष्ट तो नहीं हुआ। हम लोगों को भी उससे समझौता करना है। सब बात कहने में हर्ज क्या है हेम? इस समय तुम्हारे बदले हम लोगों के साथ ही उसके संबंध अधिक है। विवाह हो जाने पर हम लोगों के अधिक बोलने की कोई आवश्यकता न रहेगी। इतना कह योगेंद्र शीघ्रता से उठकर चला गया। प्रेम जिस आवरण और ओठ को खोजता है वह रह नहीं गया। हेमलिनी और रमेश के जिस संबंध ने क्रम से विशेष रूप से घनिष्ठ हो, दोनों को केवल दो ही कर रखा है, उसे 10 आदमियों के संदेह का कठिन स्पर्श बराबर चोट कर रहा है। योगेंद्र के चले जाने पर हेमलिनी चुपचाप चौकी पर बैठी रही। योगेंद्र के नीचे पहुंचते ही अक्षय ने आकर कहा, अच्छा योगेंद्र आ गए, सब बातें सुन ली है ना? अब तुम्हारी क्या राय है? योगेंद्र ने कहा, मन में तो बहुत बातें आ रही है, किंतु अनुमान के भरोसे मिथ्या वाद विवाद से क्या होगा? अक्षय ने कहा, मैं तो काम की बातें ही जानता हूँ, वही तुम्हारे आगे यही कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। योगेंद्र ने कहा, अच्छा काम की बात होगी, बता सकते हो कि इस समय रमेश कहाँ है? अक्षय ने कहा, बता सकता हूँ। योगेंद्र ने पूछा, कहाँ है? अक्षय ने कहा, अभी मैं तुमसे यह न बताऊंगा, आज 3 बजे एकदम रमेश से तुम्हें मिला दूंगा। योगेंद्र ने कहा, बात क्या है, कुछ कहो तो सही। तुम लोग तो सबके सब साक्षात पहेली बन गए हो। कुछ दिन के लिए हवाखोरी को बाहर किया गया, इतना ही सुयोग पाकर संसार ऐसा भयानक और रहस्यमय हो उठा। नहीं नहीं अक्षय, इस तरह चुप रहने से काम न चलेगा। अक्षय ने कहा, चुप न रहने के कारण ही मेरे लिए सब अचल हो रहा है। तुम्हारी बहन ने तो मेरा मुंह देखना भी छोड़ दिया है। तुम्हारे पिताजी मुझे संदिग्ध कहकर गाली देते हैं और रमेश बाबू भी मुझसे मुलाकात होने पर खुश नहीं होते। अब केवल तुम ही बाकी हो। तुमसे मैं डरता हूँ। तुम सूक्ष्म आलोचना के आदमी नहीं हो। तुम्हारे लिए सीधा काम ही सहज है। मैं आलसी आदमी हूँ। तुम्हारी चोट मुझसे सही न जाएगी। योगेंद्र बोला, देखो अक्षय, तुम्हारी यही सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कोई बात जानते हो, तब उसे छिपाकर उसकी दर बढ़ाने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? सरल भाव से कह डालो, बस समाप्त हुआ। अक्षय ने कहा, अच्छा ठीक है, तो मैं सब बातें प्रारंभ से ही कहूँगा। बहुत सी बातों का आपको पता ही नहीं है। दर्जीपाड़ा के जिस मकान में रमेश रहता था, उसकी मियाद अभी खत्म नहीं हुई है। उसे किसी को किराए पर देने के बारे में रमेश को विचार करने का अवसर भी नहीं मिला। वह इधर कई महीने से सांसारिक दौड़ धूप में पड़ा है। लाभ और हानि का उसने ख्याल भी नहीं किया। आज सवेरे ही उसने उस घर में जाकर घर द्वार साफ करा लिया है, चौकी पर बिछौना बिछवाया है और भोजन आदि का भी बंदोबस्त कर रहा है। आज स्कूल की छुट्टी के बाद कमला आएगी। उसके आने में अब भी देर है। इस बीच रमेश चौकी पर
चित लेट भविष्य की बातें सोचने लगा। इटावा उसने कभी नहीं देखा, किंतु पश्चिम के दृश्य की कल्पना करना सहज नहीं। शहर के किनारे उसका मकान है, वृक्षों की कतार से छायादार हुई सड़क, उसके बीच बीच में कुएं और पशु पक्षियों को भगाने के लिए माचा बंधा है। खेत सींचने के लिए बैल से रहट चलता है। दोपहर भर उसका करुण शब्द सुनाई देता है। कभी कभी रास्ते की धूल उड़ाते हुए घोड़ा गाड़ी भी दौड़ते हैं, जिनके झनझन शब्द से आकाश बोल उठता है। उस सुदूर प्रवास की तेज धूप, उदास दोपहर और शून्य निर्जनता में वह दरवाज़ा बंद बंगले में सारे दिन हेमलिनी के अकेली रहने की कल्पना के कलेश का अनुभव कर रहा था। उसके पास सखी के रूप में कमला को देख उसे कुछ आराम मिला। उसने निश्चय किया है कि अब वह कमला से कुछ न कहेगा। विवाह के बाद हेमलिनी को छाती से लगाकर मौका देख संक्रुण स्नेह के साथ वह धीरे धीरे सच्चा इतिहास सुनाएगा। जहाँ तक कम वेदना के साथ संभव होगा, वह कमला के जीवन से इस जटिल रहस्य जाल को धीरे धीरे फैला देगा। इसके बाद उसे दूर विदेश में अपने परिचित समाज के बाहर किसी बाहर का आघात सहे बिना वह कमला को बहुत सहज में अपने साथ मिलाकर अपने साथ रख लेगा। दोपहर में गली सुनसान थी। रमेश अपने निर्जन स्थान में निस्बंध मध्याह के चित्र को सुख के रंग में रंजित कर रहा था। इसी समय किसी बहुत बड़ी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। वह गाड़ी रमेश के द्वार पर आकर लगी। रमेश समझ गया कि स्कूल की गाड़ी कमला को पहुंचाने आई है। उसका हृदय चंचल हो उठा। कमला को किस रूप में देखेगा, उसके साथ कैसे बातचीत होगी, कमला रमेश से कैसे मिलेगी। एकाएक यह सब चिंताएं उसे आंदोलित करने लगी। नीचे रमेश के 2 नौकर थे। उन लोगों ने पहले ही कमला का ट्रंक आदि ऊपर पहुंचाया। इसके बाद कमला घर के दरवाजे तक आकर रुक गई, भीतर नहीं आई। रमेश ने कहा, कमला आओ ना। कमला ने संकोच दूर कर घर में प्रवेश किया। छुट्टी के समय रमेश उसे विद्यालय में ही रखना चाहता था। इस घटना से और कई महीने के विच्छेद से उसके मन में कुछ संकोच आ गया। इसी से कमला घर में प्रवेश कर रमेश के मुंह की ओर बिना देखे गर्दन टेढ़ी कर खिड़की पर जा खड़ी हुई। कमला को देखकर रमेश विस्मित हुआ। कितना बदल गई थी वह इन कई महीनों में। उसमें आश्चर्य रूप से परिवर्तन हुआ है। बिना फूली हुई लता की तरह बहुत बढ़ गई है। गांव की लड़की के अधखिले शरीर में स्वास्थ्य की जो परिपुष्टता थी वह कहाँ गई। उसके गालों की पहले की श्यामलता ने गायब हो कोमल पीलापन ग्रहण किया है। अब उसके चलने फिरने और हाव भाव में किसी प्रकार की जड़ता नहीं है। आज कोठरी में प्रवेश कर जब वह जरा तिरछी गर्दन कर खुली खिड़की के सामने खड़ी हुई तो उसके चेहरे पर शरद के मध्याह्न की रोशनी आकर पड़ी। उस समय उसके सिर पर कपड़ा नहीं था। लाल फीते से गुथी हुई उसकी चोटी पीठ पर पड़ी थी। हल्के रंग की साड़ी उसके शरीर को लपेटे हुए थी। रमेश उसकी ओर कुछ देर तक खामोशी से देखता रहा। कमला का सौंदर्य कई महीने में रमेश के मन में छाया की तरह हो रहा था। आज उस सौंदर्य ने विकास प्राप्त कर एकाएक उसके मन में चिहुक पैदा कर दी है। वह इसके लिए तैयार नहीं था। रमेश ने कहा, कमला आओ बैठो। कमला एक चौकी पर बैठ गई। रमेश ने पूछा, विद्यालय में तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। कमला ने बहुत संक्षेप में कहा, ठीक चल रही है। रमेश सोचने लगा कि अब क्या कहूँ। एकाएक याद आया। उसने कहा, जान पड़ता है कि बहुत देर से तुमने कुछ खाया नहीं है। तुम्हारा खाना तैयार है, क्या यही लाने को कहूँ। कमला ने कहा, मैं न खाऊंगी, खाकर आई हूँ। रमेश ने कहा, कुछ भी न खाओगी। मिठाई न खाना हो तो फल है, नाशपाती, सेब और बेदाना। कमला ने कुछ न बोलकर इनकार में सिर हिला दिया। रमेश ने फिर एक बार कमला के मुंह की ओर देखा। कमला उस समय जरा सा सिर झुकाकर अंग्रेजी शिक्षा की किताब की तस्वीरें देख रही थी। सुंदर मुख सोने की सलाई की तरह अपने चारों ओर के सौंदर्य को जगा रहा था। शरद के प्रकाश में मानो प्राण आया। आशीवन के दिन
ने मानो आकर धारण किया। जैसे केंद्र अपनी परिधि को नियमित करता है, वैसे ही इस लड़की ने आकाश, वायु और प्रकाश को मानो विशेष रूप से अपनी ओर आकर्षित कर लिया। फिर भी वह इसके बारे में कुछ भी न समझ चुपचाप पढ़ने की किताब में तस्वीरें देख रही थी। रमेश ने शीघ्रता से उठकर एक थाल में कुछ सेब, नाशपाती और बेदाना लेकर उसके सामने रखा। कहा, कमला, मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ खाती ही नहीं हो, किंतु मुझे भूख लगी है, मैं सब्र नहीं कर सकता। यह सुनकर कमला जरा हंस पड़ी। इस अकस्मात हंसी के प्रकाश से दोनों के हृदय का कोहरा मानो बहुत दूर हो गया। रमेश छुरी लेकर सेब काटने लगा, लेकिन ऐसे कामों की रमेश को बिल्कुल समझ नहीं थी। उसे इस अनाड़ीपन से फल तराशते देख बालिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। रमेश ने हंसी के उल्लास में खुश होकर कहा, शायद मैं ठीक तरह से काट नहीं सकता, इसी से हंस रही हो। अच्छा, तुम तराश दो, देखो तुम्हारा सहूर। कमला ने कहा, मैं हंसुआ से काट सकती हूँ, छुरी से नहीं। रमेश ने कहा, तो क्या तुम समझती हो कि यहाँ हंसुआ नहीं है? कहकर उसने एक नौकर को बुलाकर पूछा, हंसुआ है? उसने कहा, हाँ, और यह भी बताया कि रात के भोजन का सब सामान ले आया हूँ। रमेश ने कहा, अच्छी तरह धोकर हंसुआ ले आओ। नौकर हंसुआ ले आया। कमला जूते उतार हंसुआ लेकर नीचे बैठी और मुस्कुराते हुई निपुण हाथ से घुमा घुमाकर फल का छिलका उतार चखते चखते काटने लगी। रमेश भी उसके सामने जमीन पर बैठ फल के टुकड़ों को थाली में रखने लगा। रमेश ने कहा, तुम्हें भी खाना पड़ेगा। कमला ने कहा, नहीं। रमेश ने कहा, तब मैं भी नहीं खाऊंगा। कमला ने रमेश के चेहरे की ओर निगाह उठाकर कहा, अच्छा, पहले तुम खा लो, इसके बाद मैं भी खा लूँगी। रमेश ने कहा, देखो, बाद में धोखा न देना। कमला ने गंभीर भाव से गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, सच कहती हूँ, धोखा न दूंगी। बालिका की इस सत्य प्रतिज्ञा से राजी हो रमेश ने थाली से एक टुकड़ा फल उठाकर मुंह में डाला और मुंह चलाने को जैसे ही चेहरा ऊपर उठाया तो एकाएक उसका खाना बंद हो गया। उसने देखा कि उसके सामने ही दरवाजे से बाहर योगेंद्र और अक्षय खड़े हैं। अक्षय ने कहा, रमेश बाबू, माफ़ कीजिएगा, मैं समझ रहा था कि शायद आप यहाँ अकेले ही हैं। योगेंद्र ने भी उखड़े से लहजे में कहा, पहले खबर न दे एकाएक इस प्रकार आप पढ़ना उचित नहीं हुआ। कहो तो हम लोग नीचे चलकर बैठे। हंसुआ फेंक कमला चटपट उठ बैठी और तेजी से द्वार की ओर लपकी। योगेंद्र ने थोड़ा खिसककर रास्ता छोड़ दिया, किंतु कमला के चेहरे से उनकी निगाह न हटी। उसने उसे अच्छी तरह देख लिया। कमला सिकुड़कर दूसरे कमरे में चली गई। योगेंद्र ने पूछा, रमेश, यह लड़की कौन है? रमेश ने कहा, मेरी एक संबंधिनी है। योगेंद्र ने कहा, कैसी संबंधिनी? शायद उसके बड़ों में कोई नहीं है, स्नेह का संबंध भी नहीं जान पड़ता। मैंने तुमसे तुम्हारे सब संबंधियों की बात सुनी है, इसके बारे में कभी कोई बात सुनने में नहीं आई। अक्षय ने कहा, योगेंद्र, यह तुम्हारा अन्याय है। मनुष्य के लिए क्या कोई ऐसी बात नहीं हो सकती जिसे अपने मित्र से भी छिपाना पड़ता है? योगेंद्र ने पूछा, क्यों रमेश, क्या बहुत गुप्त है? रमेश ने कहा, इस लड़की के बारे में मैं तुम लोगों से कोई बात करना नहीं चाहता योगेंद्र, किंतु दुर्भाग्य से मैं तुम्हारे साथ बातचीत करने की विशेष इच्छा रखता हूँ। हेम के साथ यदि तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव न होता, तब किसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है उससे मुझे कोई प्रयोजन न होता, जो गुप्त ही रहता। रमेश ने कहा, मैं तुम लोगों से सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि संसार में किसी के साथ मेरा ऐसा संबंध नहीं है जिससे हेमलिनी के पवित्र संबंध से किसी भी तरह का वास्ता हो। योगेंद्र ने कहा, शायद तुम्हारे विचार से कोई बाधा न हो सकती है, किंतु हेमलिनी के संबंधियों को हो सकती है। मैं एक बात तुमसे पूछता हूँ कि जिसके साथ तुम्हारा जो संबंध है उसे छिपाने का कारण क्या है? रमेश ने कहा, यदि मैं उस कारण को बता दूं, तो फिर गुप्त बात कहाँ रही?
तुम मुझे बचपन से जानते हो, इसलिए कोई कारण न पूछकर तुम लोगों को मेरी बात पर विश्वास रखना चाहिए। योगेंद्र ने पूछा, क्या इस लड़की का नाम कमला है? हाँ। तुमने अपनी स्त्री के नाम से इसका परिचय दिया है या नहीं? हाँ, दिया है। योगेंद्र ने पूछा, तब भी तुम पर विश्वास रखना चाहिए। तुम हम लोगों के आगे साबित करना चाहते हो कि यह तुम्हारी स्त्री नहीं है, दूसरे से बताया है कि यह तुम्हारी स्त्री है। यही सत्यपरायणता का ठीक दृष्टांत है।